हेलो बच्चों। देखिए, क्लास 10th में हम जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, वो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। बच्चों, हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर्स हमने पढ़े थे। इन चैप्टर्स में कहीं पर भी रिएक्शंस नहीं आई थी बच्चे। तो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन्हीं के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो इसमें हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक रिएक्शन फॉर्म होती है, क्या क्या एक रिएक्शन के पार्ट हो सकते हैं। तो आप उन रिएक्शन को आप लोग नोट्स बनाएंगे प्रॉपर मेरे साथ और उन्हें लिखेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो बच्चों, हम इसमें समझेंगे सबसे फर्स्ट नंबर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास ना बच्चों फर्स्ट चैप्टर है। 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकेंड नंबर है बच्चों एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, 2 चैप्टर हो गए। थर्ड नंबर चैप्टर है मेटल्स, नॉन मेटल्स। और फोर्थ नंबर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो इसमें हम कैसे केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, ये पूरे अब हमारे चैप्टरों में केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। तो केमिकल रिएक्शंस है क्या? केमिकल रिएक्शंस का मतलब है इट इज अ प्रोसेस which transforms one or more substance into new substance। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास वन और मोर सब्सटेंस है उसे न्यू सब्सटेंस में चेंज करते हैं। तो बच्चे यहां पर एक तो होता है पार्टिसिपेट सब्सटेंस और उससे बनता है हमारे पास न्यू सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करा दिया तो क्या फॉर्म हुआ, वाटर। फॉर एग्जाम्पल H2 combined with O2 gives to form water। क्या गिव्स कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है बच्चे। ये जो हमारे पास यहां पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये हमारे पास क्या है, यहां से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट। जो भी एक केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है, जो भी पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो यहां से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बच्चों, उसे हम क्या नेम देते हैं, प्रोडक्ट। तो अब इसको हमें यह समझना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये केवल कहां हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों। ये बैकवर्ड नहीं है, इस एरो का मतलब है फॉरवर्ड। और इस एरो से जो पहले लिखेंगे वो पार्ट कौन सा है, रिएक्टेंट। अभी हमने बता दिया कि जो पार्टिसिपेट सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या नेम देते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो है प्रोडक्ट। ये होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, जिसमें एक रिएक्टेंट एरो से पहले लिखा जाता है, एरो के बाद बच्चों क्या आएगा, प्रोडक्ट।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसमें एक चीज और समझते हैं बच्चे, आपने पिछली बार जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एक लॉ पढ़ा था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो क्या बताता है हमें कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरी स्टेटमेंट अगर बात करें, इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या रहेगा, प्रोडक्ट का भी रहेगा। यही तो हमें बताया था, किसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने यही बताया था हमें कि एक केमिकल इक्वेशन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज इसमें और समझते हैं, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे ना बच्चों आप, तो उसे क्या करना है, बैलेंस। क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करता है। क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, क्योंकि मास जो है जितना रिएक्टेंट का है बच्चों उतना ही क्या रहेगा, प्रोडक्ट का भी रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जितना अमाउंट यहां है उतना ही अमाउंट यहां भी होना चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा नहीं है। अब समझिए, यहां हाइड्रोजन के नंबर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन हो गया 1। आप क्या करें, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और जैसे ही आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो इसे आप ये नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इसे H2O2 इस फॉर्म में लिख दें, लेकिन इस फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ये है वाटर। बच्चे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो है वही हम लिखेंगे H2O, बस उसके नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाते हैं। एक हमारे में केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है बच्चे, मोल। मोल का मतलब होता है काउंटिंग यूनिट, मतलब 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, ये कितने भी हो सकते हैं। बस इसे हम फॉर्मूले को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सपोज जैसे हमारी घर में ना वॉल है हमारी, तो अब हमें उसके बाहर से कुछ कवर करना है तो उसके बाहर से कवर करते हैं, न कि एक ब्रिक्स को निकाला फिर हमने कवर किया, ऐसा नहीं करते। तो वैसे ही ये भी एक वॉल बनी हुई है, पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो अब अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो किससे करेंगे, आप बाहर से, इधर। तो बच्चों अब क्या किया मैंने, इसमें हाइड्रोजन के नंबर 2 है, यहां हाइड्रोजन पहले 2 था, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे हम मैथ्स में पढ़ेंगे, जैसे 2x + 4, तो क्या होता है इसका मतलब 2x + 8, यही तो लिखते हैं हम। तो ऐसे ही बच्चों हम इसे क्या लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से पहले 2 था, 2 2 जा 4। बच्चे एक ऑक्सीजन है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और यहां क्या है, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर कितने हैं, 2 रिएक्टेंट साइड में, तो इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अब जितने एटम रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी है। समझ रहे होंगे आप लोग, बड़ा सिंपल सा है बच्चे, कुछ नहीं करना, बैलेंस करना बहुत ही सिंपल सा है। और ये कोई एक तरीका नहीं है बच्चे, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होती है जिसमें हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसे बैलेंस करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। बड़ा सिंपल सा है। तो अब ये देखना है बच्चों कि जो हाइड्रोजन है ना वो कौन सी स्टेट में मिलेगा, हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये देखो G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, गैसियस स्टेट। O2 में हमारे पास है, O2 ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलता है हमें, गैसियस फॉर्म में मिलता है। H2O किस स्टेट में मिलता है हमें, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म मिलता है। अभी हम ना पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसके, तो उसमें हमें समझ में आएगा सारी चीजें। तो आपको ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम वन और मोर सब्सटेंस को एक न्यू सब्सटेंस में चेंज करते हैं बच्चों। और वन और मोर सब्सटेंस क्या होता है, पार्टिसिपेट सब्सटेंस होता है जिसे हम रिएक्टेंट नेम देते हैं, और न्यू सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल इक्वेशन का है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। चलो बच्चों, इस साथ साथ मेरे साथ लिखते रहिएगा।
चलिए बच्चे, इसी में अब आगे हम देखते हैं characteristics of chemical reactions या equations ये हमारे पास टॉपिक है बच्चे। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको समझते हैं। तो बच्चे फर्स्ट नंबर क्या आता है देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास है। जैसे हमारे पास क्या हुआ, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, एग्जाम्पल में समझिएगा, ये फर्स्ट नंबर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, चेंज इन स्टेट। कार्बन किस स्टेट में था बच्चों, सॉलिड स्टेट में था, है ना। और ऑक्सीजन आपको पता है किस स्टेट में होता है, गैसियस। और इसने कंबाइन होके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या आया हमारे पास, गैसियस फॉर्म में। देखो कार्बन यहां था सॉलिड, यहां से आ गया गैस, होगी ना इसकी स्टेट चेंज। तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन स्टेट। जैसे बच्चों एक एग्जांपल और मैं समझाता हूं आपको, जैसे H2 अभी हमने पढ़ा, O2 कंबाइन करा दो बच्चों, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या फॉर्म आया, क्या फॉर्म हुआ, वाटर। H2 की स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म। O2 की स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म। और वाटर किस फॉर्म में मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, चेंज इन स्टेट का। बैलेंस किया था मैंने अभी, देखो क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। बच्चे इधर लास्ट में नहीं करना है आपको, कंपाउंड के बीच में किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन के नंबर 2 है तो 2 है। देखो बैलेंस भी हो गया हमारी इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा है। क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है बच्चे। तो फर्स्ट नंबर हो गया चेंज इन स्टेट, तो आपको डाउट नहीं होगा इसमें। तो सेकेंड नंबर हम पढ़ते हैं इसी में बच्चे। सेकेंड नंबर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा ना, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, हम केमिस्ट्री का बहुत सारी पढ़ेंगे चीजें, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं करना है। अभी तो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझते रहनी है इसमें, और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है बच्चे देखना, जैसे हमने मिक्स किया Zn, जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए, Zn के छोटे छोटे पीस लिए बच्चे हमने। अभी मैं थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कैसे होता है। और इसमें हमने मिक्स कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये ना बच्चे फॉर्मूले को लिखते चलना है, आप लोगों को याद हो जाएंगे फिर। सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये क्या करेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा बच्चे। और जब भी ना कोई गैस केमिस्ट्री में बाहर होगी तो इसका मतलब एरो का साइन कहां आएगा, अपवर्ड आ जाएगा बच्चे। देखो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये देखो हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर हो रही है, तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। क्या किया हमने, Zn ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली बच्चे हमने, ऐसे सिंपल सा। लैब में हम अलग ढंग से प्रैक्टिकल सब करते हैं, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं कैसे इस ढंग से। Zn के ग्रेन्यूल्स लिए बच्चे हमने इधर से, और इसमें क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। अब डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं बच्चे इसमें हम, चलो मैं आपको समझाऊंगा अभी। और इसे हमने क्या किया, हीट कर दिया बच्चे। और यहां से क्या हुई, कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर आना स्टार्ट होगी। और यहां पर हम एक कैंडल ले जाएं अपनी, तो ये कौन सी साउंड बना करता है बच्चे, पॉप साउंड को करता है।
कौन से साउंड के साथ आएगा? पॉप साउंड के साथ आएगा बच्चे। ये था हमारे पास किसका एग्जाम्पल? इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल था। चलिए बच्चे नोट करिए इतना, फिर मैं इसमें और समझाता हूं आपको। तो एक चीज और समझ लीजिए बच्चे, देखना, हम ना सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। और जब भी ना लिक्विड फॉर्म होगी तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? एल से। गैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। और एक्वस फॉर्म आती है एक हमारे पास, इधर मैं नोट कर रहा हूं, इधर आपको विजिबल नहीं होगा वो। चलो इधर नोट करते हैं हम बच्चे। सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, लिक्विड को करेंगे बच्चे एल, गैस को करते हैं जी से, और एक्वस फॉर्म आती है हमारे पास, इसे हम करते हैं AQ से बच्चे, जिसमें हमारे पास किसी भी सॉल्वेंट के साथ क्या ऐड करते हैं बच्चे? हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, प्योरिटीज ऐड कर देते हैं ना, तो एक्वस फॉर्म बनाता है। तो बच्चे हमारे पास Zn है। Zn कौन सी स्टेट में मिलता है? हमें ध्यान से समझना है बच्चे, सॉलिड स्टेट में मिलता है। बड़ा सिंपल सा है। जिंक किस स्टेट में मिलेगा? हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में मिलेगा? देखो सल्फ्यूरिक एसिड में हम वाटर ऐड करा देते हैं तो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड। हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर की अमाउंट ऐड करा दी बच्चे, जिसमें क्या होता है? अब मोर अमाउंट ऑफ तो हमने वाटर रखा, लेस अमाउंट में हमने एसिड भी लिया, तो वो होती है हमारे पास एक एक्वस फॉर्म बच्चे। तो ZnSO4 किस फॉर्म में मिलेगा? हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और H2 हमारे पास यहां से हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें किसी को आपको डाउट नहीं होगा इसमें। यह हमारे पास सेकेंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और बच्चे ना टेस्ट ट्यूब हम जब भी करते हैं लैब में, इसको क्या नेम देते हैं हम? ग्लास ट्यूब को टेस्ट ट्यूब नेम देते हैं। हमने क्या किया? बर्नर ले लिया बच्चे, एक लैंप होते हैं ना हमारे पास केमिस्ट्री में, उसको बर्नर नेम देते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने ये सारे कुछ डाला और इसे हीट किया, और यहां से जो गैस आ रही है तो वो एक किस साउंड के साथ आ रही है? पॉप साउंड के साथ आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन गैस। चलिए अब इसी में समझते हैं आगे हम थर्ड नंबर। अच्छा, थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। बड़ा सिंपल सा है, क्या है? चेंज इन कलर। अब बच्चों ना क्या होता है कि कलर, अगर कोई कंपाउंड लिया हमने, से वो सॉल्ट ले लिया, अब वो चेंज कर देता है अपना कलर को किसी भी केमिकल रिएक्शन, या तो वो अपने स्टेट चेंज करे, ऐसा कुछ हो रहा हो, या फिर गैस आ रही हो इवॉल्व, स्टेट भी चेंज हो रही है, गैस भी आ सकती है साथ में। दूसरा क्या हो सकता है कि कलर चेंज हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया बच्चे, और टेस्ट ट्यूब को ना सीधे नहीं लिया जाता है बच्चे, ऐसा हम खड़े हैं ना, अगर हम ऐसे ही टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा? जो गैसेस आ रही है ना हमारे फेस पे आ सकती है, फेस जल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक भी होती है। तो थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लेते हैं, तो हमने एक ग्लास ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब हमने ले ली बच्चे, और इसमें हमने क्या किया? एक सॉल्ट लिया बच्चे, है ना, यह हमने एक सॉल्ट ले लिया। कौन सा सॉल्ट लिया?
ये ले लिया बच्चे, लेड नाइट्रेट लिया। अभी तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं, लेड नाइट्रेट, है ना, जैसे हमारा घर में हमारा सॉल्ट नमक है, वैसे ही हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट ले लिया और इसमें हमने एक बर्नर लिया बच्चे ऐसा, और इसे हीट करना स्टार्ट किया इस सॉल्ट को। कुछ ही टाइम के बाद देखा कि जो ये सॉल्ट था पहले क्या था, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर कंपाउंड, ध्यान से समझना अच्छे से, बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है, व्हाइट कलर कंपाउंड है। और इसे हमने कैंडल से हीट किया, देखा कि कुछ ही टाइम के बाद इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया। क्या हुआ, इसका कलर चेंज होके इसमें बना पीबीओ, और जो कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये कलर आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। और यहां से एक ना गैसेस बाहर आना स्टार्ट हुई बच्चे, और उसे हमने क्या नेम दिया, जैसे यहां से आ रही है तो एक NO2 गैस आई इसके साथ, ये क्या आ रही है, ब्राउन फ्यूम आ रही है इसके बच्चे, कलर जो है ना इसका ब्राउन फ्यूम, इसका जो धुआं निकल रहा है वो ब्राउन कलर का निकल रहा है। इसके साथ ही कलरलेस गैस, O2 का कोई कलर नहीं होता बच्चे, कलरलेस गैस होती है। तो ये ब्राउन फ्यूम यहां से निकल रही है, कलर इसने चेंज कर दिया जब हमने इनिशियली हमने लिया था। अब ऐसे समझो, आपको एक सॉल्ट दे दिया सपोज, और आपने उसे टेस्ट ट्यूब में लिया और हीट किया, देखा कि कुछ ही टाइम के बाद उसने तो कलर चेंज कर दिया आपने। अब वो कलर क्या था, पहले था व्हाइट और फिर क्या हो गया, येलो। इसका मतलब ये है कि इसमें लेड प्रेजेंट है बच्चे, और अगर उसके साथ ब्राउन फ्यूम आ रही है बाहर, तो इसका मतलब क्या है, वो लेड नाइट्रेट होगा। फिर अब तो ये पूरा कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड कौन सा है, लेड नाइट्रेट। तो इस ढंग से आपको ये ध्यान में रखने हैं। जैसे चेंज इन कलर में हम देखते हैं, अब इसी रिएक्शन को लिख देते हैं बच्चे, देखो PbNO3 होल ट्वाइस। आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये फॉर्मूला हमने ऐसे कैसे लिख दिया, बच्चे बड़ा सिंपल सा है। देखो नाइट्रेट जो है ना कंपाउंड, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये इसका हमारे पास कंपाउंड का ये ध्यान रखना है, नाइट्रेट क्या है, NO3 नेगेटिव। और बच्चे Pb जो है ना इसकी वैलेंसी है 2, लेड सेकेंड नाइट्रेट है, Pb2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है 1। बच्चे चार्ज तो इसमें -1 है, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बड़ा सिंपल सा है। हमने इसे हीट किया, क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। क्या था बच्चे हमारे पास, एक व्हाइट सॉल्ट था। अब आपको लग रहा होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा ना व्हाइट कलर कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जो होते हैं ना बच्चे, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, जब एक या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं ना कहीं पर भी, तो वो कंपाउंड बना लेता है। जैसे इसमें लेड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट। और बच्चे ना लेड का सिंबल जो होता है वो Pb होता है। आप कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, देखो कंपाउंड के ना सिंबल को आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, ऐसे नहीं लिखते। तो फर्स्ट वर्ड हमेशा कहीं पर 2 वर्ड आते हैं तो कैपिटल, सेकंड वर्ड लिखा जाता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है बच्चे। तो इसमें क्या समझ में आया, देखो आपको ये तो क्या था, व्हाइट कंपाउंड था बच्चे, एक व्हाइट सॉल्ट था, बड़ा सिंपल सा है बच्चे देखो। और ये क्या आ गया कलर, इसका येलो कलर आ गया। और ये क्या आई, ब्राउन फ्यूम। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किसका पार्ट था हमारे पास, चेंज इन कलर का पार्ट था बच्चे। चलिए नोट करिए इतना।
चलो बच्चे, ये तो समझ में आ गया आपको। देखो अब हम एक और पार्ट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, देखना। अब इसी में आपको मैं समझाता हूं नेक्स्ट नंबर पार्ट। अब क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है देखना। प्रेसिपिटेट मतलब बचा हुआ पार्ट, मतलब इनसॉल्युबल पार्ट बच्चे, जो डिसॉल्व होता ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये क्या है? इनसॉल्युबल रेसिड्यू, मतलब जो भी पार्ट केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन इनसॉल्युबल होता है बच्चे, उसे हम क्या नेम देते हैं? उसे हम नेम देते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल रेसिड्यू। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे से। हमने क्या किया? AgNO3 ले लिया, जिसे हम नेम देते हैं बच्चे सिल्वर नाइट्रेट, प्लस NaCl। अभी है ना, बहुत सारी हम रिएक्शनों में देखेंगे, तो इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं करना है कि ये अभी आपको ध्यान में रखना है, बस आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए। ये धीरे धीरे पूरे चैप्टर में बच्चे सारी रिएक्शन आएंगी। AgNO3 प्लस NaCl। और बच्चे ना, जो इससे पहले वाली रिएक्शन लिखी थी, अभी मैं उन्हें बैलेंस भी कराऊंगा। तो लेड नाइट्रेट वाली जो इक्वेशन थी वो बैलेंस नहीं कराई मैंने अभी मैं आपको इसके बाद टाइप्स ऑफ बैलेंस रिएक्शन बताएंगे, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें मैं सारा कुछ कराने वाला हूं आपको। AgNO3 प्लस NaCl। अब बच्चे यहां से क्या होगा? ये आ जाएगा AgCl, और ये यहां पर आ जाएगा NaNO3। ये क्या करता है ना, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। और जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में प्रेसिपिटेट बनेगा तो एरो का साइन कहां जाना है? डाउनवर्ड। देखो अभी ध्यान करो, पीछे हमने क्या पढ़ा? जब किसी केमिकल इक्वेशन में हाइट गैसेस इवॉल्व हो रही थी तो एरो का साइन कहां था? अपवर्ड। अब कहां आएगा? डाउनवर्ड। ये देखो, ये पार्ट क्या है? इनसॉल्युबल पार्ट है। ये कौन सा प्रेसिपिटेट बना रहा है बच्चे? व्हाइट PPT का फॉर्मेशन करता है। किसका कर रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बना रहा है। तो ये था सिल्वर नाइट्रेट और ये था सोडियम नाइट्रेट बच्चे। तो ये बना रहा है क्या? सिल्वर क्लोराइड। AgCl का मतलब क्या है? सिल्वर क्लोराइड है बच्चों। क्या बना रहा है? व्हाइट PPT बना रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। देखो, तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो AgCl प्रेसिपिटेट बना रहा है। देखो क्या होता क्या है ना, कि देखना कैसे करते हैं इस रिएक्शन को, ये समझते हैं। हमने क्या किया? AgNO3 लिया बच्चे, बनाया, फॉर्म किया इसे, और इसमें NaCl को मिक्स किया। दोनों तो जब मिक्स हो जाते हैं तो हम एक बीकर लेते हैं बच्चे। टेस्ट ट्यूब में हमने पूरा मिक्स कर लिया, बीकर लिया, बीकर में लगा देते हैं ऐसे फिल्टर पेपर। एक केमिस्ट्री में पेपर आता है ना बच्चे, फिल्टर पेपर, और उस सॉल्ट को, जो बना हुआ सॉल्ट है, इसमें डाल दिया हमने। ये डाल दिया देखो। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि यहां से सॉल्युबल पार्ट तो आ गया नीचे। कहां पर? इस बीकर पर। लेकिन क्या हुआ कि कुछ प्रेसिपिटेट, जो PPT था ना, कुछ यहां बच गया। प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल पार्ट था, जैसे AgCl, ये फिल्टर हुआ ही नहीं। तो इसी को हमने क्या नेम दिया? AgCl। और इस कंटेनर में क्या आ गया? NaNO3। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, इसको इधर लिख दे रहा हूं, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। बच्चे थोड़ा सा देख लेना, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट।
समझ में आया होगा? यह हमने फॉर्म किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद क्या हुआ कि जो पार्ट बच गया बच्चे, इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल है ही नहीं वो फिल्टर पेपर में रुक चुका है, और जो सॉल्युबल था वो उस कंटेनर में आ गया है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्रेसिपिटेट हुआ। और वैसे भी ये रिएक्शन तो सब बैलेंस है बच्चे, इसमें कुछ डाउट नहीं करना। Ag1, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, इसमें कोई डाउट नहीं करना आपको, ये सारे रिएक्शन बैलेंस है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चे, इसको इसकी स्टेट क्या रहेगी AgNO3 की बच्चे, एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमें। सोडियम क्लोराइड भी ना बच्चे, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एसिड बेस, सॉल्ट है ये तो प्रेसिपिटेट बना ही रहा है, ये भी हमें किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये अभी हम एग्जांपल में समझेंगे ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बच्चे, उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, उसका एग्जांपल होता है। लास्ट नंबर पार्ट पढ़ते हैं बच्चे हम। अच्छा, लास्ट नंबर पार्ट क्या आता है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। क्या आया बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें भी ना हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक तो कौन सी, एक्सोथर्मिक, क्या होती है अभी समझते हैं, और एक क्या होती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, देखना, ऐसी रिएक्शंस जो हीट को इवॉल्व करता हो बच्चे, ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करती हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है ना बच्चे, चाहे उसे ठंडे पानी में ही क्यों ना रख दो, है ना, तो सॉल्ट था हमारे पास या कोई कंपाउंड था, मिक्स करा रहे हैं तो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, इतना हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो खुद ही हीट को इवॉल्व करती है उसको बोलते हैं एक्सो। लेकिन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम हीट देते हैं, बिना दिए कुछ नहीं हो सकता उसमें, जब तक उसमें हीट नहीं देंगे तब तो कोई ब्रेक ही नहीं होगा, कंपाउंड बनाएगा ही नहीं प्रोडक्ट में। क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन क्या है कि एक वन और मोर सब्सटेंस जो है वो न्यू सब्सटेंस में चेंज होना है, तो जब तक हम उसे हीट नहीं दें तब तक वो कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो वो होती है एंडोथर्मिक। तो समझते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको बोलते हैं क्या हम, एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जो हीट को कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, दोज रिएक्शंस इन विच heat is absorbed। बच्चे, ऐसी रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करती है वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब एक समझते हैं इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम बच्चे, है ना, ये बच्चे हमारे पास ना व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए जो सॉल्ट आता है, चूने का पाउडर जिसे हम बोलते हैं वो है, तो क्विक लाइम ये है। और इसे हमने किसके साथ मिक्स कराया,
वाटर के साथ मिक्स करा दिया बच्चों, क्या हुआ, CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को दूसरा नेम क्या बोलते हैं बच्चे हम, लाइम वाटर। और क्या नेम है इसी का, मिल्क ऑफ लाइम। और क्या है, स्लेक्ड लाइम। बच्चे ये थोड़ा सा बच्चे ना आप लोग को नेम लिखने पड़ेंगे, ये ना एक मिल्की सॉल्यूशन बनाता है बच्चे, पूरा व्हाइट कलर का, तो ये है। और ये क्या करता है, साथ में ना हीट को बहुत जनरेट करता है, प्लस हीट इवॉल्व करता है। ये क्या हुआ हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हुआ बच्चे। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, H2O लिक्विड एक्वस फॉर्म बना दिया इसने, CaOH होल ट्वाइस, पूरा मिल्की सॉल्यूशन है ना, जो इमल्सन आता है ना व्हाइट कलर का, वो यही है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो लार्ज अमाउंट में क्या कर रहा है, हीट को इवॉल्व कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। बड़ा सिंपल सा है बच्चे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक में बच्चे। अब भी मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन जब होता है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मल मतलब हीट होता है। मैं इसको समझाता हूं इधर से, उसी इक्वेशन को लिखते हैं बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, चेंज इन कलर में देखा था हमने बच्चे, लेड नाइट्रेट। थर्मल मतलब होता है बच्चे हीट, डिकम्पोज मतलब होता है टूटना किसी चीज का। तो अब हीट की प्रेजेंस में किसी चीज को आप ब्रेक डाउन होना, उसी को क्या बोलते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये लेड नाइट्रेट है और इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड फॉर्म, हीट कर दिया बच्चे इसको हमने। और ये था क्या, व्हाइट सॉल्ट था। जब तक इसे हीट नहीं कर रहे ना, ये ट्रायंगल साइन जो दिख रहा है ना, ये क्या है, हीट का साइन है, केमिस्ट्री में इसे हीट बोलते हैं। जब तक इसे हीट नहीं करेंगे बच्चों, तब तक ये कन्वर्ट होगा ही नहीं आगे। मतलब ये क्या थी रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही थी। एक रिएक्शन क्या है, जिसको हम हीट देंगे तब जाके वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये भी क्या है, सॉलिड। ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन फ्यूम। अभी बताया था ना ब्राउन फ्यूम होती है। चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना समझाता हूं। पीबी का नंबर क्या है, 1। इधर पीबी क्या है बच्चों, 1। और मैंने ये क्या बताया, इसके लिए कोई मेथड तो है नहीं, तो आपको बस क्या करना है कि जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड कर देने हैं बच्चों, बस इतना करना है आपको काम। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 1। यहां नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर कितने हैं 2 + 2 4 + 1 5। अब देखो यहां 5 यहां 6। अगर सपोज नाइट्रोजन 2 है, आपने सपोज ये किया बच्चे, नाइट्रोजन 2 किया, अब क्या हो गया, अब देखो वही सेम ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ऑक्सीजन के नंबर 2 2 जा 4 + 2 6 1 7, फिर गड़बड़ हो गया देखो। तो अब क्या करना है आपको, अपना ऐसे ही एक तरीका समझिए इसका, आप जो है रिएक्टेंट साइड में ही डबल कर दीजिए नंबर को, यहां 2 कर देते। जब ऐसा बैलेंस नहीं होता है तो इस ढंग से सोचिएगा, 2 किया तो पीवी का नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। नाइट्रोजन का नंबर पहले कितने थे बच्चे, देखो 2 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गए। इधर कितना है, 1 नाइट्रोजन, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। अब ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, क्योंकि ये 2 भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है सारे नंबर को। इधर देखो, इधर 4 2 जा 8 + 2 10 + 2 12, यहां हो गए 12, यहां भी 12 यहां भी 12, सब कुछ बैलेंस हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो गया इसमें बच्चे, है ना। ये हम सारा अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सारा तरीका समझेंगे हम अभी, कैसे करेंगे, क्या क्या होगा। तो ये हमारे पास ये था चेंज इन टेम्परेचर तक, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इतने ही थे बच्चे। अब हमारे पास ना इसमें टाइप्स आती है रिएक्शंस, एक आती है बैलेंस, दूसरी आती है अनबैलेंस। देखो बैलेंस का मतलब तो यही हो गया ना
कि इक्वल हो गए अगर एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो बैलेंस। अनइक्वल है तो क्या होती है? अनबैलेंस। और अनबैलेंस का इक्वेशन का दूसरा नेम क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन होता है बच्चे। दूसरा नेम क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसे आप पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों को थैंक यू।